हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। उसके साथ ही हमने ये समझ लिया था कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है। तो ऊष्मा क्या थी, हीट थी कि जब किसी भी वस्तु को आप हीट दे रहे होते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, झंझनाहट होती है, कंपन होता है, और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इन्हीं कंपनों को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। और जब हम कह रहे होते हैं कि ये वस्तु गर्म हो रही होती है, उसके मेजरमेंट कैसे करें, उस वस्तु के अंदर कितनी ऊर्जा गई है, इस बात का मापन हम कैसे करें, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक तापमापी यानी कि एक थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर क्या करता है, सिर्फ उसको माप रहा होता है। यानी कि थर्मोमीटर में तापमान जो होता है कुछ ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी को ली या दी जा सके, वो तो ऐसी चीज है कि किसी के गर्मपन अथवा ठंडेपन की माप को बताएगा कि भाई ये वस्तु इतनी ज्यादा गर्म है या इतनी ज्यादा ठंडी है। यहाँ तक फटाफट हम सब करो। जी हाँ, मुझे ऊष्मा और तापमान की बहुत बेहतर तरीके से परिभाषा समझ में आ गई है। तो हम ताप के बारे में लिख रहे थे, ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा लिख लिया था, और ताप के बारे में हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी कि तापमान क्या है भाई, किसी वस्तु के गर्म अथवा ठंडेपन की माप है। अब थोड़ा सा तापमान के बारे में कुछ चीज़ें और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसके बाद में हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये देखो साथी, तापमान के ना 3 पैमाने होते हैं, यानी तापमान के 3 मात्रक होते हैं। अगर आप ताप को मापने की बात करोगे तो इसके 3 मात्रक होते हैं, 3 यूनिट होती हैं। सबसे पहली ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं केल्विन, सबसे पहली है ऐसा यूनिट जिसको हमने कहा केल्विन, और केल्विन को हम के से दिखाते हैं, केल्विन में सिंपल के लिख देंगे आप। उसके अलावा दूसरी यूनिट होती है इसकी फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट। और देखो फॉरेनहाइट को हम कैसे दिखाते हैं, डिग्री और फॉरेनहाइट। ठीक, केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा लेकिन फॉरेनहाइट में डिग्री लगेगा। और तीसरा मात्रक है सेल्सियस, साथ ही सेल्सियस में भी डिग्री लगेगा, सेल्सियस, सेल्सियस में भी क्या लगेगा, डिग्री लगेगा, और इसको हम बोल देंगे डिग्री सेल्सियस। तो 3 यूनिट इसकी रहेंगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इनके बीच में तीनों पैमानों के बीच में ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, और ये केल्विन है। कोई बात नहीं, मैं कहीं डिग्री लिखना भूल भी जाऊं तो आप मान लेना कि वहां पे डिग्री है ही। तो ये 3 पैमाने होते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया। फटाफट हम सब करें कि हाँ जी क्लियर है। सेल्सियस के साथ डिग्री जोड़ दो, फॉरेनहाइट के साथ डिग्री जोड़ दो, केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं होगी। जल्दी जल्दी बोलिए, जी हाँ मुझे समझ में आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, वो तो मैं रात की क्लास में ऐड कर लूँगा कि कैसे यहाँ से कुछ कुछ क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आप थ्योरेटिकल सवाल देखिए कि कैसे और पूछे जाएंगे टेम्परेचर से संबंधित। तो एक सवाल तो ये बन गया कि इसके जो अलग अलग पैमाने हैं, इसके जो अलग अलग मेजरिंग स्केल्स हैं, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। तो दोस्त परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। देखो, हम अगर इस दुनिया की किसी भी वस्तु को देखें, जैसे मान लो मैं इस पेन को देखूं, अभी इसका कोई तापमान है, लगभग कितना तापमान होगा, अमूमन 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होगा। अब मैं अगर माइक्रोस्कोप से इसके मॉलिक्यूल्स को देखूं, अणुओं को देखूं, तो वो कंपन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अणुओं की गति को बिल्कुल थाम दूं, रोक दूं। देखो, अगर हीट ज़्यादा दोगे तब तो अणु ज़्यादा गति करेंगे, लेकिन अगर इसे ठंडा करूं मैं, तो ठंडा करने से क्या होगा, इसके अणुओं की जो गति है वो घटती चली जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इतना ठंडा करना है मुझे कि इसके अणुओं की गति 0 हो जाए, बिल्कुल अणु रुक जाए। तो पहले मैं इसे लेकर गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि वहीं तक मुझे उम्मीदें थी। जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर गया तो मैंने देखा अणु नहीं रुक रहे हैं। अब 0 के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस में लेकर जाना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर गए, डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर गए, -50, -100, -200, -250, बट फिर भी गति 0 नहीं हुई। फिर मैं जब पहुंचा -273 पर, तो मैंने देखा अणुओं की गति पूरी तरह से 0 हो चुकी है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी वस्तु के अणुओं की गति 0 हो जाती है। इसी तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब इस ताप की महत्वता क्या है, इस ताप की महत्वता ये है, देखो अगर किसी वस्तु के अणुओं की गति 0 ही हो गई तो क्या हम इसको इससे नीचे ठंडा कर सकते हैं, नहीं, इससे नीचे तुम जा ही नहीं सकते हो। देखिए सुनो मेरी बात को ध्यान से, मुख्य चीज तापमान नहीं है, मुख्य चीज अणुओं की गति है। तापमान से अणुओं की गति निर्धारित नहीं हो रही है, अणुओं की गति से तापमान निर्धारित हो रहा है। जब अणुओं की गति ही 0 हो गई तो तुमने कह दिया भैया इससे नीचे अणुओं की गति होगी ही नहीं, तो भैया इससे नीचे तापमान भी नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर वस्तु का मॉलिक्यूलर मोमेंटम यानी कि आणविक संवेग, मतलब अणुओं की गति 0 हो जाती है, और इसी तापमान को हमने परम शून्य ताप कहा।
बोलो फटाफट से, हाँ जी क्लियर है। तो परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है, -273, या तो देखो -273 पढ़ लो बस आप, बट अगर आप एग्जैक्ट पढ़ना चाहो, ये अप्रॉक्स है, तो एग्जैक्ट होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को हम 0 केल्विन भी कहते हैं। केल्विन पैमाने की शुरुआत ही यहां से होती है। देखो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने की शुरुआत कहां से होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, और उससे -273.15 नीचे केल्विन पैमाने की शुरुआत होती है, जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन। ठीक, तो हम कहते हैं कि यार परम शून्य ताप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त का मतलब भाई वहां तक नहीं जाया जा सकता, वो बहुत बिलो टेम्परेचर है, और उससे नीचे तो तापमान संभव ही नहीं है। अच्छा, एक आता है त्रिक बिंदु, यानी ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे ही तुम पानी को गर्म करना शुरू करते हो, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्था का मतलब, अगर मान लो पानी अभी बर्फ है, उसको गर्म करो लिक्विड बन जाएगा, और गर्म करो तो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर पानी जो है अलग अलग स्टेट में होता है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है कि उस पर जो पानी है ना, लिक्विड है ना, वो तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करेगा। अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा, ऊपर कर दोगे तो गैस बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। यानी कि वो एक ऐसे पॉइंट पर तीनों अवस्थाओं में है, तीनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये कलाकारी केवल वाटर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे कि भैया ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वह बिंदु जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, और ये होता है 273.16 केल्विन। अब डिग्री सेंटीग्रेड में बनाओगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए एग्जैक्ट निकालोगे तो 273.15 आपको माइनस करना पड़ेगा। आप जनरली 273 करते हैं, बट एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो 273.15, और ये हो जाएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो और देखो थोड़ा फर्क है, ये माइनस में होता है और 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये प्लस में होता है और 273.16 केल्विन होता है। तो या तो केल्विन में ही याद करो या डिग्री सेंटीग्रेड में ही याद करो, दोनों को मिक्स मत कर देना, दोनों को जोड़ ना देना। ठीक है भैया हमारे, तो ये कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे कुछ और पॉइंट्स देखिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, यानी कि टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है बताइए। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शायद ये नज़र नहीं आ रहा, तो मैं जो है इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर दिखेगा इस पर, ये दिखेगा, हाँ ठीक है, ये कलर नज़र आ रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अब देखो आपसे पूछेगा कि बताओ पानी के जल के, आपसे पूछेगा जमने का तापमान, जल के जमने का ताप, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप कहोगे कि कौन सी यूनिट में, डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, दोनों में पूछ लेगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और फ़ारेनहाइट में आप कहोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों में याद करके जाना है, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट किसी में भी पूछ लेगा। उसके अलावा आपसे पूछेगा उबलने का तापमान, उबलने का ताप यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 100, या अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू हैव टू learn it in English, or sorry, degree centigrade and Fahrenheit as well. In the both units you have to learn it. तो आपको इसे जो है दोनों मात्रकों में याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं आपसे ना बहुत गुस्सा हूँ, मैं आपसे बहुत ही गुस्सा हूँ। पता नहीं भैया कौन कमेंट में किसी से गुस्सा हो रहा है यार, क्योंकि जब हम जन्म ले रहे थे, ईश्वर ने हमें जन्म दिया था, तो ईश्वर ने पूछा बताओ क्या उद्देश्य है मनुष्य तुम्हारा। तो उस व्यक्ति ने कहा जो कमेंट में, मैं आपसे ना बहुत गुस्सा हूँ, उस व्यक्ति ने अपना कमेंट में बताया, ईश्वर को बताया होगा उद्देश्य कि हे ईश्वर, जब भयंकर विकट परिस्थितियां हों, जब मैं बेरोजगारी के समय में हूँ, एक तो मुझे ना तुम कलयुग में भेजो, एक कलयुग में भेजो। ऊपर वाले ने कहा यार सतयुग त्रेता युग भी तो है, इतना अच्छा समय है, सतयुग भगवानों का समय है, त्रेता युग भगवानों का समय है, द्वापर युग भगवानों का समय है। ईश्वर वहाँ पे आपके लिए खुद जन्म लेंगे। कलयुग में तो कोई ईश्वर भी जन्म नहीं ले रहे होंगे, कलयुग तो सिर्फ विध्वंस का युग है, वहाँ तो सिर्फ कल के आएंगे और उसको पूरा नष्ट कर देंगे। वहाँ तो लोग एक नंबर के बेईमान होंगे, वहाँ पर कोई किसी को हंसता हुआ बढ़ता हुआ खेलता हुआ नहीं देख सकेगा, वहाँ पे सिर्फ आपकी टांग खींची जाएगी।
लेकिन फिर भी आप कलयुग में जाना चाहते हैं। हाँ ईश्वर, मुझे कलयुग में ही जाना है। अरे बालक, तेरा कलयुग में जाने का मुख्य उद्देश्य है क्या? मुख्य उद्देश्य महाराज मेरा ये है कि जब कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, जब कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा एग्जाम्स में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही होंगी, तो उस समय में सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरूंगा या उतरूंगी। और मजे की बात यह है, ईश्वर कहेगा तो फिर क्या है, फिर तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुझे और क्या उद्देश्य चाहिए? नहीं, यही तो उद्देश्य है। पूर्व जन्म में मेरे कुछ दुश्मन रहे हैं, अब वो कलयुग में हैं मेरे माँ बाप भाई बहन के रूप में, मुझे उनके घर में पैदा करूं ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। मैं उन्हें दिन रात सताऊं, वो मेरी राह देखें कि मेरा बेटा सिलेक्शन, मेरी बेटी सिलेक्शन लेके आएगी, लेकिन मैं सिर्फ उनके पैसे को बर्बाद करूं और कमेंट सेक्शन में खामखा की बातें करूं। मैं एक दूसरे से कहूं तुम मुझसे गुस्सा हो, अरे बाबू नहीं, तुम मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती हो? तो ही ईश्वर, हमें ऐसे घर में भेज देना जहां से पुराने दुश्मनों के साथ मैं अपने बदलों को चुका सकूं। अब उन्होंने कहा और कोई भी दुश्मन है क्या, और क्या उद्देश्य है? हाँ, एक और दुश्मन है हमारा, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र हमारा बड़ा दुश्मन है। जब उसकी क्लास चल रही हो तो मैं उसकी क्लास में जाऊं और सिर्फ बातें करूं ताकि उसे लगे कि यार बच्चे तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। बहुत बढ़िया, चुका लो अपना। ऐसा तो सिर्फ एक दुश्मन ही नहीं कर सकता है, कोई समझदार व्यक्ति तो तनिक भी नहीं करेगा। जब गला काट कंपटीशन हो, ऐसे कंपटीशन में कौन सुबह 7 बजे उठ के यूट्यूब पे केवल बातें कर रहा होगा? मुझे कोई नहीं लगेगा ऐसा। चलिए आगे चला जाए। तो मित्र साथी सखा, देखिए आपसे पूछा जाएगा भैया जी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 और डिग्री सेंटीग्रेड में 37। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा या जमेगा? तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और फ़ारेनहाइट में 32। पानी उबलेगा कब? डिग्री सेंटीग्रेड में 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट में 212। ठीक है, चलो। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि कुछ तापमान से, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब देखो हम सीधा सा ऊष्मा की डिटेलिंग में चलते हैं, हीट की डिटेलिंग में चलते हैं। देखो अभी तक हमने हीट में क्या क्या पढ़ लिया, केवल हीट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, केवल हीट की परिभाषा पढ़ी है दोस्त। अब चलते हैं थोड़ा सा हीट के प्रकार के बारे में कि हीट कितने प्रकार की होती है। देखिए प्रकार यानी कि टाइप्स। तो एक तो हीट ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम की वस्तु है, कुछ भी है, मान लो लोहा है, बर्फ है, कुछ भी है, ये कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का है। अभी इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है? इनिशियली मान लो इसका टेम्परेचर 20 है, कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। भाई वस्तु को अगर देखोगे तो वो कुछ ना कुछ तापमान पे तो होगी ही होगी। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि मैं इसको हीट देना शुरू करूं, मैं इसको ऊष्मा देना शुरू करूं और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, यानी बस 20 से कितना हो जाए? 21। और अगर ये 25 पे है तो 26 हो जाए, 30 पे है तो 31 हो जाए। मैं सिर्फ उतनी हीट दूंगा, मैं सिर्फ उतनी ऊष्मा दूंगा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हो जाए। तो जो ऊष्मा इसको दी जाएगी उस ऊष्मा को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा आप इसे दोगे उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ये है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ये है कि किसी 1 ग्राम की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये सभी को समझ में आई। विशिष्ट ऊष्मा क्या डिपेक्ट करती है? मतलब विशिष्ट ऊष्मा में, स्पेसिफिक हीट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वस्तु कितनी ऊष्मा अपने अंदर दबा के रख सकती है, ये वस्तु अपने अंदर कितनी हीट को इकट्ठा करके रख सकती है, ये होती है स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, इसका मात्रक बताओ। तो मात्रक होता है स्पेसिफिक हीट का। अच्छा फॉर्मूला देख लो, एक फॉर्मूला होता है कि देखो स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, ये तो हीट है, ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये है क्यू। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एम एस डी टी। ये बहुत वेल नोन फॉर्मूला है, जिसमें क्यू क्या है? दी गई हीट, ये तो दी गई ऊष्मा है, और एम क्या है? द्रव्यमान, वो हमने फिक्स कर दिया, 1 ग्राम है, मास है, और एस क्या है? एस है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। आई बात समझ में? और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है तापमान का अंतर, टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? इस टेम्परेचर को आप मानो T1, इसको आप T2, तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1। ये है तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। जल्दी से बताइए, एक बार समझ आया? अब यहां से आप स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालें। देखो ये विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है। अगर स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालोगे आप, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकलेगी जूल पर, या तो ऐसे निकाल लो ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक सेकंड, ना ना ना, गड़बड़ झाला हो गया, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या आप निकालोगे जूल पर केजी केल्विन। आप किसी भी तरह की यूनिट निकाल सकते हैं,
या तो आप लिखिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या आप निकालिए जूल पर केजी केल्विन। तो जल्दी बताइए, हाँ जी मुझे विशिष्ट ऊष्मा समझ में आ गई है, स्पेसिफिक हीट समझ में आ गई है, ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर ली है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। अब देखो दूसरी हीट आती है एक, जिसका नाम है गुप्त ऊष्मा। एक आती है दूसरी आपकी लेटेंट हीट। अब देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, दूसरी आती है गुप्त ऊष्मा। बड़े ध्यान से ना मेरी बात को समझना। विशिष्ट ऊष्मा आपने पढ़ ली, स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ ली। सिंपल है कि भाई किसी वस्तु को कितनी हीट आप दे रहे हो, दैट्स इट, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। नाउ मूविंग टू द लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा देखिए क्या होती है, बहुत समझने वाली चीज है। लेटेंट हीट सिंपल चीज है यार, किसी वस्तु को आप गर्मी दे रहे हो, वो उसकी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। लेकिन गुप्त ऊष्मा को समझिए। देखिए आपको क्या लगता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है, और मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है एक, ठीक है, ये बर्फ है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये बर्फ के कुछ अणु हैं ये। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो बर्फ के अणु हैं ये सॉलिड है, और सॉलिड में अणु एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं। मान लो ये मेरी फिंगर्स जो हैं सारे अणु हैं, और अगर आप इसको सॉलिड एज अ सॉलिड देखोगे तो ये सारे एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होंगे। हो सकता है लिक्विड में इतनी दूर दूर हों और गैस में इतनी दूर दूर हों, लेकिन अभी चूंकि ये सॉलिड में है तो सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए पड़े हैं। अब हम क्या करें, अगर मैं इसको गर्मी देना शुरू करूंगा, हीट देना शुरू करूंगा, तो क्या होगा। देखो इसके मॉलिक्यूल वैसे तो अभी भी मोशन में है, कंपन में है, वाइब्रेशन में है ना। लेकिन जैसे ही तुम इसे हीट दोगे तो क्या होगा, ये एनर्जी पाएंगे, ऊर्जा पाएंगे, और इनका जो मोशन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो तुम ना खुद करके देख लो अपनी फिंगर्स को। भाई अगर तुम अपनी फिंगर्स को हीट दोगे, या मान लो एनर्जी दोगे, हम तो एनर्जी दे रहे हैं इस तरह की, और फिंगर्स की गति बढ़े कुल मिला के, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को अलग करना शुरू कर देंगे। भाई इनके बीच में बॉन्ड ही तो है, ये एक दूसरे से बंध से ही तो बंधे हुए हैं, और जब ये बार बार कंपन करेंगे तो उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही होगा कि जो मॉलिक्यूल पहले एक दूसरे से गले लगाए बैठा था, अब वो बाहर से हीट पाकर, बाहर वालों के चक्कर में आकर एक दूसरे से अलग हट जाएगा। और जैसे ही वो अलग हटेगा तो तुरंत ही क्या बन जाएगा, तुरंत ही लिक्विड बन जाएगा। अब ये सॉलिड है, धीरे धीरे लिक्विड बन रहा है, और अब ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। जैसे ही ये द्रव बन जाए, इसको हीट देना बंद कर दो, बिल्कुल हीट देना बंद कर दो, बिल्कुल जीरो हीट कर दो। तो जब एक सॉलिड, जब एक ठोस को मैंने हीट दिया, को मैंने ऊष्मा दिया, और ऊष्मा देने से इससे का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा थोड़ा सा दूर हो गया, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये थोड़े थोड़े से दूर हुए। और जैसे ही ये लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुआ, जैसे ही ये द्रव में ट्रांसफॉर्म हुआ, मैंने हीट देनी बंद कर दी, उसके बाद मैंने हीट ही नहीं दी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि देखो, एक बात समझो कि जैसे ही ये कंपन हल्का सा बढ़ेगा और फिर यहां आकर ये नॉर्मल हो जाएगा कंपन। अब आगे इसको कंपित करने के लिए, अब आगे इसको हीट देने के लिए, वो कंपनों को बढ़ाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी, बट मैंने तो हीट ही नहीं दी। तो इसके पता है कंपन जितने यहां थे ना, उतने ही अब यहां होंगे। इसके कंपन नहीं बढ़े, क्योंकि सारी हीट कहां चली गई, सारी हीट तो इन बॉन्डों को तोड़ने में चली गई, इन बंधों को सारी हीट तोड़ने में चली गई। ये अलग होके कंपन नहीं बढ़ा पाए। इसका मतलब जितना इसका टेम्परेचर यहाँ था उतना ही टेम्परेचर यहाँ है। सॉलिड का टेम्परेचर कितना था जब ये बर्फ थी, चलो मैंने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मेरे सखा मेरे साथी टेम्परेचर यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तुम कहोगे यार भैया आगे गर्म करोगे फिर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगा, लेकिन मैं वहां से आगे जा ही नहीं रहा। मैं केवल वहां तक गया हूं जब अणु एक दूसरे से अलग होकर बैठ गए हैं, उससे आगे मैंने सोचा ही नहीं, मैं गया ही नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हम किसी वस्तु को साधारणतया ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो हम क्या उम्मीद करते हैं उससे कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़े, इसका तापमान बढ़े। नॉर्मल फीलिंग हीट की यही तो है। किसी साधारण आदमी से तुम पूछो कि मैं किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहा हूँ, उसके साथ क्या होगा, तो वो कहेगा जी वो गर्म हो रही है। आपकी भाषा में आप थोड़ा अंदर जाओगे, कहोगे तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कोई बहुत गहराई से समझता है तो वो कहेगा उसके कंपन बढ़ रहे हैं, उसके वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने हीट दी, फिर भी ना तो ये गर्म हुई, ना इसका टेम्परेचर बढ़ा, ना इसके कंपन बढ़े, ना वाइब्रेशंस बढ़े। तो ये हीट गई कहां, ये हीट चली गई अगर मैं सच कहूं तो उसकी अवस्था को बदलने में, फेज को चेंज करने में। भाई फेज को चेंज करने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए थी, ऊर्जा चाहिए थी, और वो कहां से ले ली, उसने हीट से ले ली। तो जिस हीट को बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भेजा था वो कहां लग गई बेचारी, फेज को चेंज करने में लग गई, अवस्था को परिवर्तित करने में लग गई। और उसके बाद जब उसका नंबर आया गर्म होने का, हीट लेने का, वाइब्रेशंस बढ़ाने का, तब हमने हीट देना बंद कर दिया। तो साथ ही वो हीट जो किसी वस्तु का केवल फेज चेंज करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं करती, ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी कि गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। देखो जो विशिष्ट ऊष्मा थी, स्पेसिफिक हीट थी, वो क्या कर रही थी,
वो टेम्परेचर चेंज कर रही थी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रही थी। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वस्तु कोई ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए या लिक्विड से सॉलिड बन जाए। तो विशिष्ट ऊष्मा होती है जो तापमान बढ़ाती है, अवस्था नहीं बदलती है, लेकिन गुप्त ऊष्मा होती है जो अवस्था बदल देती है, तापमान नहीं बदलती है, टेम्परेचर नहीं चेंज करती है। क्लियर है? फटाफट से एक बार बताएंगे। हाँ जी भैया, मुझे बड़े अच्छे से आपकी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है कि व्हाट इज द लेटेंट हीट। ये टोटली समझने वाला कंसेप्ट है। अब देखो, आप ये समझें कि क्या हर एक वस्तु को ठोस से द्रव में बदलने पर मुझे समान ही हीट देनी पड़ेगी, समान ही एनर्जी देनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं है भाई। हो सकता है कि पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, अगर लोहे को तुम उठाओगे और सॉलिड से लिक्विड में बदलोगे तो लोहे को हो सकता है ज़्यादा हीट चाहिए। अच्छा, और क्या पानी को भी ऐसा जरूरी है कि जब सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हो जितनी हीट यहाँ देनी पड़ रही है, तो जब लिक्विड से गैस में बदलोगे, द्रव से गैस में बदलोगे, तब भी एक बार ये स्थिति आएगी? हर बार जब भी अवस्थाएं परिवर्तित होंगी तो एक बार ये स्थिति जरूर आएगी। तो क्या उसको उस समय भी उतनी ही हीट देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, उस समय ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हमसे केवल जल के लिए पूछा जाता है, वाटर के लिए ये दोनों हीटें पूछी जाती हैं। वो मुझसे कहेगा कि बताओ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा बताइए। देखो, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, गलन का मतलब क्या होता है कि जो आइस है यानी बर्फ है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है। तो जब आप पानी को सॉलिड से लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो आपको 1 ग्राम को 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। अगर आप 1 ग्राम बर्फ को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है से पानी में बदलना चाहते हैं तो आपको 1 ग्राम बर्फ को 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी। ठीक। और अगर कोई आपके पास लिक्विड है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और आप उसे गैस में बदलना चाहते हैं तो आपको उस लिक्विड के 1 ग्राम को 533 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, 533 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। और ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट है भैया ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्लियर करेंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल दैट दीज थिंग्स हैज डन। ये कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, तो मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं यहाँ पर जिसका नाम है अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज, लेकिन उसे ना हम केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं तो वो डबल हो जाता है। मेरी सर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको तो हम जो है केमिस्ट्री में कवर कर लेंगे। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि जब ठोस से द्रव बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, या गैस द्रव में बदलती है, या द्रव से ठोस में बदलता है, तो वो वहाँ उन्होंने या तो कवर कर लिया होगा या उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। बुक में 540 दिया हुआ है भाई, वाह। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा मैं आपकी याद करने की कैपेसिटी को। सही बात कही है दोस्त आपने, कहीं 533 भी मिलेगा, कहीं 540 भी मिलेगा, किसी जगह 533, किसी जगह 540। सही कौन सा है? दोनों है। पेपर में दोनों एक साथ आ गए तो कभी भी नहीं आएंगे। या तो पेपर में ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, या तो 533 आएगा या 540 आएगा। चलो, तो उसको तो वहां कवर कर लेंगे हम। आगे देखें। गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन एक बार और बता दीजिए। गुप्त ऊष्मा का मतलब है जो गुप्त रूप से काम करे। क्यों? ऊष्मा से आपकी उम्मीदें क्या होती हैं? किसी वस्तु का तापमान बढ़ाए, लेकिन वो गुपचुप काम कर रही है, वो तापमान नहीं बढ़ा रही है, वो क्या कर रही है? अवस्था को बदल रही है, अंदर ही अंदर फेज को चेंज कर रही है। ठीक है, चलो अच्छा बता दिए हैं सर ने। ओके, अब देखिए यार, तरंग टॉपिक जो कुशवाहा भाई है वो हमने कल कवर कर लिया है। वेव टॉपिक V बराबर F लैम्डा ग्रुप डी के हिसाब से जरूरी है वेव टॉपिक में, उसकी और थ्योरी वगैरह में नहीं जाना है। कल की अगर रात का प्रैक्टिस सेट आपने लिया हो तो मैंने उसमें तरंग के ही क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग हैं और ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग हैं, वो एक दो चीजें हैं वो मैंने करा दिया। उसके लिए थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी थ्योरी की। अच्छा आगे चलें। अब देखो साथी, आगे आता है एक मुद्दा कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो ठोस में, द्रव में और गैस में जो हीट जाने का तरीका है क्या सभी में एक जैसा है? मान लो 3 चीजें रखी हुई हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, और मैं इनको गर्म करना शुरू करता हूं तो इन्हें गर्म करने का तरीका क्या तीनों का एक जैसा है? क्या तीनों को सेम तरीके से गर्मी मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीनों को अलग अलग तरीके से गर्मी मिलती है। कैसे मिलती है? देखिए, देखो दोस्त, ठोस को जो आप गर्मी देते हो, जब हम किसी ठोस को गर्म कर रहे होते हैं, किसी सॉलिड को गर्म कर रहे होते हैं, तो देखो क्या तरीका होता है। जैसे मान लो यहां तुमने आग जलाई हुई है, ठीक है, और ये है लोहे की रॉड, एक लोहे की रॉड है। अगर आप इसको यहां से पकड़ के खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो आपको कुछ देर बाद ये गर्म लगनी शुरू हो जाएगी। ये गर्म है, ये आग है या गर्मी है। क्यों लगनी शुरू हो जाएगी? देखो, अगर आप इसकी गहराई में जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये लोहे की रॉड के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। और जब एक अणु यहां से गर्मी पाएगा तो ये हिलेगा, कंपन करेगा। उसके बाद ये इसको हिलाएगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। यानी कि अणुओं ने अपनी ही जगह पर रहकर ऊष्मा को ट्रांसफर कर दिया। आपको हो गया अपनी जगह कहां रह रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज कंपन कर रही है, कंपन का मतलब है वो अपनी ही स्थिति के इधर उधर गति कर रही है और अंततः यहां आके रुक जाती है। तो इसने ऐसा थोड़ी कि स्थिति बदल दी। स्थिति कब बदलता है? जब ये यहां से यहां आ जाता। विज्ञान में हम इसको स्थिति बदलना कहते हैं। तो किसी भी चीज के अणु जब अपनी ही जगह पर रहकर, अपनी ही जगह पर वाइब्रेशन करके हीट का ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन, यानी कि कंडक्शन। और ये सिर्फ किस में संभव है? ठोसों में संभव है, सॉलिड्स में संभव है। तो मैंने लिखा कि कंडक्शन क्या है, चालन क्या है? ऊष्मा अणुओं को अपनी जगह से हटाए बगैर आगे बढ़ती है और मुख्य कारण क्या होता है? कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को या गैस को गर्म करोगे, जैसे लिक्विड और गैस का एग्जांपल देखो,
मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, ये इस बर्तन में पानी है और आपने यहाँ पर ऐसे करके आग जलाई हुई है। अब देखो दोस्त, आग जलाने से क्या होगा कि ये अणु गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर पहुंच जाएगा, फिर एक ठंडा अणु नीचे आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो सारे गर्म अणु ऊपर पहुंचते रहेंगे और जब सारे पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे पानी पूरी तरह गर्म हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई पानी के गर्म होने में अणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने स्थान से हट रहे हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं संवहन यानी कि कन्वेक्शन। गैसें भी ऐसे ही गर्म होती हैं। अगर आप देखें, मान लो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको अब सर्दियों में हाथ सेकने हैं इस आग से, तो आप अपने हाथों को आग में तो डाल नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आग से दूर रहेंगे, फिर भी आपको यहाँ गर्मी मिलती रहेगी। कौन दे रही है गर्मी? देखिए, यहाँ की जो हवा है ना, यहाँ की जो एयर है, ये गर्म होकर ऊपर उठ रही है और आपके हाथों से टच हो रही है। बट हवा क्या है भाई? गैस है एक तरह से, और अणु जो है अपनी जगह से हिल तो रहे हैं ना। तो जब अणु अपनी जगह से हिलने डुलने लगते हैं और हीट को ले जाते हैं, ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन ही कहते हैं। तो द्रवों में भी संवहन होता है और गैसों में भी क्या होता है? संवहन ही होता है। लिक्विड्स में भी कन्वेक्शन होता है और गैसेज में भी क्या होता है? कन्वेक्शन ही होता है। आगे आपको मेरी बात समझ में? अब अच्छा, संवहन मैंने लिख दिया है, कन्वेक्शन मैंने लिख दिया है कि ऊष्मा जो है वो अणुओं के विस्थापन द्वारा चलती है, और संवहन की प्रक्रिया किसमें होती है? द्रवों में भी होती है प्लस गैसों में भी होती है, यानी कि लिक्विड एंड गैस दोनों में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब देखिए एक तीसरा तरीका देखिए, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सखा, होगा क्या कि जब सारी हवा ऊपर उड़ के चली जाएगी तो यहाँ तो कोई हवा नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी जो आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो अपनी उनका इंतजार कर रहा है, ये से आपकी आग से कोई मतलब नहीं है, ये इस हीट को नहीं सेकना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसको गर्मी लगेगी, इसको हीट महसूस होगी। अब देखो हवा तो है ही नहीं यहाँ, ये तो हवा ऊपर उठ के चली गई, होता ही है, गर्म जगह की हवा ऊपर उठ के चली जाती है, लेकिन अब यहाँ कोई हवा नहीं है, फिर भी ये गर्मी महसूस करेगा। देखो यहाँ इवन इनफैक्ट कोई माध्यम नहीं है, ना यहाँ सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, फिर भी ये गर्मी को महसूस करेगा, क्योंकि गर्मी को चलने के लिए, हीट को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हीट विदाउट मीडियम भी चल सकती है, जैसे लाइट है ना, प्रकाश है, वो विदाउट मीडियम भी चल सकता है, ऐसे ही हीट भी विदाउट मीडियम भी चल सकती है। इवन लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आती है तो प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, यानी माध्यम प्रकाश के लिए एक रुकावट है, ऐसे ही माध्यम हीट के लिए एक रुकावट है। हीट सबसे अच्छा चलना चाहती है वैक्यूम में, यानी निर्वात में। और निर्वात क्या है? निर्वात यही है कि जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता है, वेयर देयर इज नो मीडियम। तो जब ऊष्मा बगैर माध्यम के चलती है, विदाउट एनी मीडियम चलती है, तो उसको हम कहते हैं विकिरण यानी रेडिएशन। और रेडिएशन का मतलब क्या है कि माध्यम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है सूर्य के द्वारा गर्मी प्राप्त करना। भाई सूर्य की जो रोशनी हमारे पास आ रही है, जरा बताइए कि उसको कौन माध्यम मिल रहा है? कोनो माध्यम नहीं है भैया, भैया वहां कोनो माध्यम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तीन तरीके हैं ऊष्मा प्रवाह के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। अब ऐसे मत याद रख लेना ठोस, द्रव, गैस नहीं, ठोस, द्रव और गैस का कन्वेक्शन हो गया यानी संवहन हो गया, और विकिरण कोई माध्यम नहीं चाहिए, रेडिएशन को कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। चलिए भैया, यहां अगर आप समझ गए हों कि रेडिएशन क्या होता है, तो दोस्त ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। और ना केवल चैप्टर बल्कि क्रैश कोर्स, जिसको हमने एक उद्देश्य के साथ शुरू किया था कि इसमें हम कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे, ये तो आप ही जानते होंगे कि इसमें हमने थ्योरी को कितनी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी के साथ पढ़ा है। बड़े अच्छे तरीके से हमने इसमें पूरी थ्योरी को कवर किया है, जो ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो ही गई हैं। ठीक है, अब देखो सीधी बात पे आते हैं। आपने बहुत मेहनत की, सभी टीचर्स ने, हमने भी बहुत मेहनत की। अब सारा खेल एग्जाम डेट का है, और आज के बाद मैं आपको कहाँ दिख रहा हूँगा? देखो वैसे जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो क्रैश कोर्स सीरीज के प्रैक्टिस सेट हैं, आज प्रैक्टिस सेट होगा, इस जितना हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट बंद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है तो फिर से हम इनको शुरू कर देंगे आपके रेलवे वाले चैनल पे। तो यहाँ अब ये प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे, एक बार ये कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, और अब हम बढ़ेंगे मिक्स प्रैक्टिस की तरफ। तो अब से लेकर और तब तक ये प्रैक्टिस सेट शुरू हों, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी दिन लगे वो एक बार एग्जाम डेट से डिसाइड कर लेंगे। उस गैप में आपको क्या करना है? उस गैप में 2 बातें हैं। अगर एग्जाम डेट देखो आ ही गई, कोई फैसला आ ही गया, तो हम भी जल्दी से आपके लिए प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। लेकिन अगर फैसला नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं है कि इस तैयारी को छोड़ देना है, जब तक फैसला ना आए तब तक आपको इसी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी के साथ इस पढ़ाई को करना है। अब आप कहोगे पढ़ेंगे क्या, क्लास खत्म हो गई, प्रैक्टिस सेट खत्म हो गई, टीचर्स तो है नहीं, मैं क्या पढ़ूं? भैया एक बड़ी चीज होती है रिवीजन। आपको ये करना है कि हर एक सब्जेक्ट को यहाँ घोल के पी जाना है। बिल्कुल आप में से सभी सब्जेक्टों में परफेक्ट नहीं होंगे, किसी की थोड़ी बहुत कमजोरी साइंस में है, किसी की थोड़ी बहुत मैथ्स में है, किसी की थोड़ी बहुत रीजनिंग में है, और ज़्यादातर की थोड़ी बहुत जीएस में है। तो आपको उन कमियों पे लगातार काम करना है, उन कमियों पे लगातार फोकस करना है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ मेरी कमियां अभी हैं। देखो एग्जाम देने की जल्दी सबको है, लेकिन डीप डाउन हर एक व्यक्ति अपने बारे में ये जानता है कि उसके अंदर अभी वाकई में कमियां हैं। जब वो सवाल करने बैठता है तो जो कैलकुलेशन में अटकता है वो अटकता ही है, जो फॉर्मूला नहीं याद कर पाता है वो नहीं कर पाता है। तो जब तक हम उस चीज़ पर ही अड़े रहेंगे, उसी चीज़ पर रहेंगे, और इसी के कारण हमारे मॉक टेस्ट में 2-4 नंबर कम होते हैं, तो वो तो मेन एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगा।
जो आपकी परफॉर्मेंस आज मॉक टेस्ट में है 110% वही रियल एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है, वही आपको वास्तविक परीक्षा में नजर आती है। अगर मॉक टेस्ट में आपको लगता है अरे चलो यार एग्जाम में सीधा सही कर लूंगा, भूल जाना। जितना आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं उसका 60% ही परफॉर्म कर पाओगे, 70% ही, क्योंकि वहाँ पर ना एक हैवी प्रेशर होता है। अगर आपने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट ही 40-50 लगा लिए हैं, तब तो आपको एक अनुभव हो गया सारी चीज़ों को टैकल करने का और आप बिल्कुल अपना वैसे ही परफॉर्मेंस वहाँ दिखाएंगे। तो आपको हर एक अपनी कमी पे काम करना है इन दिनों में। दिन बहुत ज़्यादा है ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर एग्जाम एक भी महीना लेट होना और कोई मुझसे आके कहे कि भैया मेरी तैयारी पूरी है यार, 1 महीना क्यों लेट हो गया, मैं लिटरली कह सकता हूं कि आपको बिठाकर जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो आपके अंदर 10 कमी निकल जाएंगी जिन्हें आप खुद एक्सेप्ट करोगे और आप गहरी सांस लोगे चैन की, इन कमियों के साथ मैं एग्जाम में जाता यार, फेल हो जाता, चलो अच्छा हुआ 1 महीना मिल गया। तो जो समय आपको एग्जाम में मिल रहा है ना, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करो, इसका पूरा इस्तेमाल करो और अपनी कमियों को दूर करिए। अब बहुत बार ऐसा होगा कि भैया मैं कमी ही कैसे पहचानूं, सबसे सिंपल तरीका है मॉक टेस्ट लगाइए। आप कहो मॉक टेस्ट कहाँ से लूँ मैंने आपको एक जगह बताई है, टेक्स्ट बुक। ऐसा मत समझना मैं किसी और का प्रचार कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ है, उनसे कुछ नहीं, वो तो हमारे उल्टा कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन RW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर किसी कंप्यूटर की कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी हम बुराई नहीं करते हैं, उसको बता देते हैं बच्चों को कि भाई यहाँ जाके वो कर लो। तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, कहीं से भी उठा लो आप। मैं तो बस आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ से भी आपको किसी भी टेस्ट सीरीज से, जहाँ से आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट मिल सकें, फुल टेस्ट मिल सकें, उनको लगाइए। मैक्सिमम टेस्ट लगाइए। आप मेरी बात को याद रखो, जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आप बेनिफिट में रहोगे। बाकी आपने थ्योरी बड़े अच्छे से कवर कर ली है। अगर आप अब चाहते हैं कि मुझे तो भैया एक मेरा लॉन्ग विजन है, ग्रुप डी के अलावा अभी जो एग्जाम्स आएंगे दोबारा से, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, मैं उन्हें भी दूंगा और देखो देने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप ग्रुप डी के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ग्रुप डी की सिलेक्शन प्रोसेस पूरी की पूरी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, इसको लगेंगे 6-8 महीने। अगर एग्जाम कल भी हो जाए तब भी फाइनल ज्वाइनिंग में 8-10 महीने तो लगे जाएंगे। इन बिटवीन बहुत सारे एग्जाम्स हो जाएंगे रेलवे के। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने क्रैश कोर्स से थ्योरी की तो है लेकिन मैंने पहली ही बार थ्योरी की है, मेरा थ्योरी पे उतना कॉम्प्रहेंसिव कवरेज नहीं था, तो फिर आपके लिए एक फाउंडेशन बैच आ चुका है, उससे जुड़िए और जुड़ने के बाद अपनी थ्योरी को जबरदस्त बनाइए। वहाँ पर आपको दिखेगा मैं यहाँ तो क्या था कि भाई एग्जाम है, 17 को एग्जाम है, उस हिसाब से हम सिलेबस को लेकर चले, बट वहाँ पे फ्रीली हम सिलेबस को कवर करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। डेफिनेटली आपको साइंस बहुत समझ में बढ़िया अच्छी लगी होगी, लेकिन वहाँ आप और थोड़ा सा इसका बड़ा स्तर देखेंगे क्योंकि वहाँ पर हम बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के पढ़ रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं जो कि आपका मंडे से शुरू हो रहा है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कुछ दिनों के बाद रेलवे वाले चैनल पे ही शुरू हो जाएगी। 2 चीज़ें आपको करनी होंगी, एक तो मॉक टेस्ट और एक रिवीजन, वो आपको ही करना है। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, इसके अलावा आप चाहे UPSC की तैयारी कर लेना, उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इनसे भी कम कर रहे हैं तो और कोई भी एग्जाम ऐसा उठा लो जिसका स्तर थोड़ा सा कम हो, वो भी नहीं निकलेगा। भैया ये 4 चीज़ें तो जरूरी है। और अब पूरी बागडोर आपके हाथ में है। कितना जो संवेग, कितना मोमेंटम आपने बनाया था पढ़ाई में, क्या आप उसको यूं ही रौन दोगे? नहीं, लाइब्रेरी आप जाते हैं, कंटिन्यू जाते रहो, जहां जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहो, रिवीजन करो, नई नई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, जिनको आपने छोड़ दिया है उनको पढ़ो, जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको कवर करिए, ठीक है। तो हमने बीच में कभी ये चीज़ें नहीं कही कि क्लास आपको कैसी लगी, कैसा रहा सब कुछ, लेकिन शुरू की क्लास के बाद और लास्ट की क्लास के बाद मैं जरूर कहूँगा, आज मुझे सब एक एक 2-2 शब्द ये जरूर लिख के जाना जब ये क्लास खत्म हो जाए कि इस पूरे सेशन के साथ आपका क्या अनुभव रहा, क्या हमने वाकई में ईमानदारी के साथ सिलेबस को पूरा किया, या सिर्फ यूट्यूब पे दिखावे के चक्कर में, या सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, कम कम चीज़ों को पढ़ा के आपको भेज दिया। क्या साइंस जो पहले फिजिक्स आपका एक डर हुआ करता था, क्या आपको उससे मोहब्बत हो पाई है? इस उद्देश्य के साथ मैं इस क्रैश कोर्स को लेकर चला था। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या वाकई में हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए हैं। आपका एक एक शब्द मेरे लिए एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है। तो जब क्लास खत्म हो जाए तब सभी एक एक कमेंट जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मैं बीच बीच में आपको मिलता रहूँगा फाउंडेशन बैच में या यूट्यूब पे भी दिखता रहूँगा, और अपने इंस्टाग्राम पर भी मैं चीज़ों को आपके लिए बताता रहूँगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है। एक कॉमन सी बातें जो एक तैयारी के लिए जरूरी होती हैं। तो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।